हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण तिवारी। मैं डायरेक्टर हूँ एलोन कोचिंग एचओडी बायोलॉजी। और आज हम लोग हमारे तो सभी स्टूडेंट आ चुके होंगे मुझे लगता है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बायोमोलिक्यूल में एंजाइम, है ना। एंजाइम आज बायोमोलिक्यूल का बच्चा रह गया था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उस क्लास के कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। डीएनए और आरएनए हमने पढ़ा था, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को। तो उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू मधु, अन्वेषा, ज्योति, नियाज अंसारी, सभी लोग आ गए हैं, साक्षी। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी क्लास और थी, उसको खत्म करने में थोड़ा 2-4 तो 5 मिनट सेटअप लगाने में लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ना। एंजाइम आज पढ़ेंगे हम लोग। एंजाइम के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो लास्ट क्लास के बेस पर होगा। चलो, सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, उम्मीद यही मैं रखता हूँ और यही दुआ भी करता हूँ भगवान से कि हमारे सभी स्टूडेंट, हमारे जानने वाले सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें इस कोरोना महामारी में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस कोरोना काल में भी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम क्या है बच्चों? चलो बिना लाग लपेट के डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। एंजाइम किसको बोलते हैं? जो आपको आता है आप बोलिए, जरूर आप रिस्पॉन्स करिए। एंजाइम का डिफिनेशन कोई आपसे बोले कि एंजाइम क्या है तो आप क्या बताओगे? एंजाइम को क्या बोलेंगे? सूरज कुमार बर्नवाल, आराम से सुनिए, सुनाई देगा आपको आवाज, वॉइस, क्योंकि अभी क्लास हुई है। गुड इवनिंग। मैंने बोला एंजाइम को डिफाइन कैसे करेंगे? लो यार, नहीं स्ट्रक्चर हम नहीं पूछ रहे हैं। राजेंद्र प्रजापति का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में पूछ ही नहीं रहा हूं। एंजाइम को सिंपली आप एक लाइन में या एक शब्द में बोल सकते हैं। एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट है। एक शब्द में बोल सकते हैं, यह किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, कैटलाइज करता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ध्यान से बस सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट केमिस्ट्री में होता है तो वह रिएक्शन को तेजी से बढ़ा देता है, वैसे ही जो एंजाइम होते हैं वह बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो तेजी से उसको इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं और गलत होते हैं, और है कुछ नहीं इसमें। तो एंजाइम क्या है बोलिएगा? सर दिस इज ए बायोकैटलिस्ट। इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। यह रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जिनके बीच में रिएक्शन नहीं होता वहां पर एंजाइम हो, चाहे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट हो, मेटल वगैरह जो यूज होता है। ऐसा नहीं कि मेटल को डाल देने से जहां रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां रिएक्शन होने लगेगा, ऐसा नहीं। जहां रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां रिएक्शन नहीं होगा। किसी के आ जाने से और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो रिएक्शन नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, और हो रहा है तभी वहां एंजाइम काम करेगा और तभी वहां कैटलिस्ट काम करता है। जैसे सपोज करिए कि यह ए है और ये बी है, और ए और बी है, इनके बीच में रिएक्शन एकदम नहीं होता। मान लीजिए इनके बीच में रिएक्शन एकदम नहीं होता। सपोज करिए इनके बीच में रिएक्शन बहुत नहीं होता, तो इसका मतलब नहीं कि एंजाइम यहां आ जाएगा तो रिएक्शन होने लगेगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, ए है कि एंजाइम ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन करने का जो रेट है इतना स्लो है कि सी बन ही नहीं रहा है। कोई कहेगा कि सी का फॉर्मेशन होगा, और सी का फॉर्मेशन कब होगा? सी का फॉर्मेशन होगा 1 साल बाद। तो भैया हम इतना स्लो रेट अगर हो जाए तो इतने स्लोवेस्ट रेट को हम यही मान कर चले गया कि रिएक्शन नहीं हो रहा है।
लेकिन रिएक्शन वहां हो रहा होता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, प्लेटिनम वहां नहीं डालते तो अमोनिया नहीं मिलता आपको। लेकिन ऐसा ये नहीं मतलब है कि प्लेटिनम रहेगा तभी अमोनिया बनेगा। हाँ, ये है कि प्लेटिनम नहीं रहेगा तो अमोनिया के बनने का जो रेट है वो बहुत धीरे होगा, इतना धीरे होगा कि 10 साल बाद एक अमोनिया का मॉलिक्यूल आपको मिल सकता है। तो भैया इतना स्लोएस्ट रेट को हम लोग फिजिक्स में क्या मान लेते हैं, कहते हैं कि टेंडिंग टू जीरो। हम मान के चलते हैं कि यह रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, हम यही मान के चलते हैं कि यह रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि जादू कर देता है, कैटलिस्ट ऐसा नहीं है कि जहां रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां रिएक्शन कराने लगता है, जहां रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां रिएक्शन नहीं होगा। कैटलिस्ट के आ जाने से वहां रिएक्शन नहीं होने लगेगा, या एंजाइम जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जो फिजियोलॉजी बॉडी में नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वहां नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट डाल देने तो वहां पर, कैटलिस्ट को डाल देने से वहां पर रिएक्शन होने लगेगा। नहीं हो रहा नहीं होगा। हाँ, जहां हो रहा है और उसका रेट बहुत स्लो है, बहुत धीरे है, हाँ वहां पर अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो वहां पर जो रिएक्शन का रेट होता है वह तेज हो जाता है, ये मान सकते हैं। तो रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्शन का रेट जहां पर कैटलिस्ट बहुत कम होता है वहां पर, सॉरी, रिएक्शन का रेट जहां एंजाइम नहीं होता वहां कम है, एंजाइम डाल देने से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। तो क्योंकि फास्ट होता, इतनी तेज से होता है कि जब वो एंजाइम नहीं रहता तो हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन उस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत धीरे होता है। और इतना धीरे होता है रिएक्शन का रेट, इतना धीरे रिएक्शन का रेट होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब एंजाइम रिएक्शन होता है या नहीं होता है? रिएक्शन होता है, लेकिन वो इतना धीरे होता है कि उसको हम क्या मान लेते हैं कि जीरो है, रिएक्शन नहीं हो रहा है। एंजाइम डाल देते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाता है। एंजाइम हमेशा याद रखना बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसके रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंजाइम को आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप पढ़े थे कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, दैट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एक्ट एज एंजाइम। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वह एंजाइम की तरह काम करता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम तरह काम करता है। इसीलिए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, NATIV, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अब कहते हैं कि एंजाइम जो है वह क्या सब प्रोटीन नेचर के होते हैं? बिल्कुल, 99% एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। कुछ आरएनए एंजाइम तरह काम करने लगे हैं, उनको राइबोजाइम बोलते हैं। जो आरएनए एंजाइम तरह काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। हालांकि मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो एंजाइम मोस्टली कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं होते, उनको आरएनए एंजाइम बोलते हैं या उसको राइबोजाइम बोलते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, हम ये बता रहे थे कि एंजाइम टर्म किसने दिया था? एंजाइम टर्म गिवन बाय कुहने। एंजाइम टर्म किसने दिया था? एंजाइम टर्म किसने दिया था? ये लिखा है, इसको लिखते चलिएगा, सभी नोट्स बनाते चलिए, नहीं बाद में बड़ी दिक्कत होगी। टर्म एंजाइम प्रपोज्ड बाय कुहने। ये 4 साइंटिस्ट का नाम सामने दिख रहा होगा, अलग अलग काम किए थे। तो टर्म एंजाइम किसने प्रपोज किया था बच्चों? कुहने ने प्रपोज किया था। एंजाइम फर्स्ट कैटलाइज्ड, मतलब सेल के बाहर पहली बार एंजाइम को कौन कैटलाइज्ड कर लिया था? मतलब सेल के बाद जैक बीन से निकाला गया था, जैक बीन से बुकनर साहब ने किया था। उस एंजाइम का नाम क्या था पता है? यूरिएज। जैक बीन से निकाला गया था, जैक बीन। यूरिएज एंजाइम था, बुकनर साहब ने इसको सबसे पहले निकाला था, बुकनर साहब ने निकाला था यूरिएज एंजाइम, जैक। ठीक, ओके। तो एंजाइम टर्म किसने दिया था? कुहने साहब ने दिया था। एंजाइम पहली बार कैटलाइज कौन किया था? बुकनर साहब ने। कौन से एंजाइम को कैटलाइज किए थे? यूरिएज एंजाइम को। कौन से प्लांट से? जैक बीन से। लिख लो, लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो सभी लोग। सभी लोग लिखते चलो। चलिए, एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। फर्स्ट प्रपोज बाय सुमनर।
सुमनर साहब जो थे, सुमनर साहब, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एंजाइम जो होता है वो किस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का। तो एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर फर्स्ट प्रपोज बाय सुमनर। सुमनर साहब ने पहली बार बताया कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर फर्स्ट प्रपोज बाय सुमनर साहब ने। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर फर्स्ट प्रपोज बाय सुमनर। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर कंफर्म बाय नॉर्थरॉप। ये चार साइंटिस्ट का नाम याद रखो, कोहने, बुकनर, सुमनर, नॉर्थरॉप। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन ही का है, प्रोटीन नेचर का ही है। इस बात को कंफर्म किसने किया था, नॉर्थरॉप साहब ने किया था। NORTHROP, नॉर्थरॉप साहब। ये चार हुए टर्म एंजाइम प्रपोज बाय कोहने। एंजाइम को सबसे पहले कैटलाइज कौन किया था, बुकनर। एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है सुमनर। और एंजाइम और प्रोटीन नेचर कंफर्म बाय नॉर्थरॉप। नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए चारों पॉइंट। नोट करके डन लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा। सेकेंड नंबर में होता है कि एंजाइम को, फर्स्ट एंजाइम को सेल के बाहर, सेल के अंदर एंजाइम होता है ना, सेल को सेल से निकाल के बाहर उसकी स्टडी के लिए कैटलाइज्ड कौन किया था, बुकनर साहब ने। उसी को एंजाइम इज फर्स्ट कैटलाइज्ड बाय बुकनर। और बुकनर साहब जो थे, यह कहां से, कौन सा एंजाइम था वो, यूरिएज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम, यूरिएज एंजाइम। और कहां से निकाले थे, जैक बेन से। यूरिएज एंजाइम जैक बेन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितनी जरूरत है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्ञान चाहिए तो आप और ज्ञान करने के लिए आपको एमबीबीएस करने के बाद और ज्ञान लीजिएगा। अभी इंट्रेंस के एग्जाम के लिए जितनी जरूरत उतना। अब जैसे कोई बोले सर एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, तो एक्सपेरिमेंट करना है तो बीएससी करिएगा तो उसमें दिखेगा। बीएससी एमएससी जब आप करोगे ना तो वहां ये सब एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। तो जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे यार, वैसे ही तरह दुनिया भर का सिलेबस पढ़ना है। जितनी जरूरत है उतना मैं बताता हूं आपको, और उतना ही करना भी है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, अगला एंजाइम का क्लासिफिकेशन है। एंजाइम जो होता है वह, पहला एंजाइम है, एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है। पहला है एक्सो एंजाइम। पहला क्या है, ये लिखा हुआ है एक्सो एंजाइम। लिखिए, लिखते चलिए। एक्सो एंजाइम क्या है, एक्सो माने बाहर। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। जो एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है सेल के बाहर। इससे बोलो बच्चों, सेल के बाहर। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जब वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। सेल के, जैसे मान लो ये सेल है और यहां पर कोई, जैसे मान लो डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके हैं, ये पेट है आपका, और यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड पेट के दीवार में होता है, तो उसका वाल होता है। और यहाँ भोजन, जब आप खाना खाते हैं, यहाँ भोजन गया तो सिक्रीशन करता है। इस सेल के अंदर एंजाइम बना, लेकिन यह एंजाइम सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है। कहां कर रहा है, बाहर निकलकर। इसको एक्सो एंजाइम बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। ज्यादातर एंजाइम एक्सो एंजाइम होते हैं। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सो एंजाइम। एक्सो, एक्सो एंजाइम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सो एंजाइम। एंजाइम, जैसे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या लिख लिए बच्चों, आप लिख लिए डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम।
और भी हैं बस। चलो अगला है इंडो एंजाइम, जैसे उसी का उल्टा, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड द सेल। जैसे लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है जिसका डाइजेशन करना होता है। उस जैसे मान लो फूड पार्टिकल है, इसको अंदर खींच लेता है और अंदर इसका डाइजेशन कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका डाइजेशन कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो भाई, इसको क्या बोलेंगे, इंडो एंजाइम। तो एंजाइम लाइसोसोम एग्जांपल ले लो, लाइसोसोमल एंजाइम। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो रिएक्शन कैटलाइज करता है उसको इंडो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड द सेल। लिखे लिखे, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो एंजाइम रिएक्शन कैटलाइज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडो एंजाइम। अरे जैक बीन नहीं जानते यार, सेम जानते हो, उसी की तरह होता है, वो प्लांट है जैक बीन, प्लांट है, कृष्णा सिंह प्लांट है। चलो तो लाइसोसोमल एंजाइम, एंजाइम जो होता है वो एंजाइम अंदर ही ना काम करता है। जब अंदर ही काम करे एंजाइम तो उसको इंडो, इंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर, बाहर काम करता है तो एक्सो एंजाइम, अंदर करता है तो इंडो एंजाइम। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम ध्यान से, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो माने वाटर, हाइड्रो माने वाटर। पानी के मौजूदगी में, जैसे मान लो A+B है, यहां एंजाइम है और यहां वाटर की भी जरूरत है। तो वाटर के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होता है, एंजाइम लिख लो, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में जब एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इन मेजॉरिटी, अब ज्यादातर 99% एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। जैसे आप चना या गेहूं या कोई भी पौधा, कोई भी अनाज है, घर में उसको सुखाते हैं तो सॉरी घर में उसको स्टोर करते हैं तो उसको सुखा कर स्टोर करते हैं कि भिगो कर स्टोर करते हैं, उसको पानी में भिगा कर तब उसको स्टोर करते हैं कि एकदम पूरी तरह से धूप में उसको सुखा के स्टोर करते हैं। बताओ बताओ जल्दी से। बताओ बताओ बताओ, उसको भिगा के स्टोर करते हैं कि सुखा के स्टोर करते हैं, ड्राई करके ना, सुखा के, ड्राई करके सुखा के स्टोर। क्यों सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, सुखाने की क्या जरूरत है, सुखाने की क्या जरूरत है, क्यों ड्राई करते हैं, क्यों सुखाते हैं, धूप में क्यों रखते हैं उसको। क्यों इसलिए रखते हैं कि अगर उसमें पानी रहेगा ना, वाटर अगर उसमें रहेगा ना, तो उसके अंदर जो एंजाइम हो वो एक्टिव रहेंगे, और जब उसके अंदर की जो एंजाइम हो वो एक्टिव रहेंगे ना, तो उसके अंदर जो फूड है उसका डाइजेशन होता रहेगा, और जब फूड उसके अंदर का डाइजेस्ट होता रहेगा ना तो सड़ जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको सुखा देते हैं कि उसका वाटर खराब निकल जाएगा, तो जब पानी उसका निकल जाएगा तो उसके अंदर जो एंजाइम हो एक्टिव नहीं रहेंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे और पानी का वेट करते हैं। इसीलिए आप देखते हो चना या मूंग इस तरह जो खाते हैं, चने को आप पानी भिगो देते हैं, देखो बड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 दिन अगर पानी से निकाल कर रख देते हैं तो उसमें देखो अंकुरण होने लगता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये पानी उसको मिला, जब उसको पानी मिला तो उसके अंदर की जो एंजाइम है वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और जब एंजाइम एक्टिव हो गए तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। कुल मिलाजुलाकर वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम के एक्शन के लिए, और कोई भी एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में काम करता है, वाटर के प्रेजेंस में जब वो काम करता है तो उसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो लिख लो, एंजाइम व्हिच परफॉर्म रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पानी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
लिख कर डन लिखो तब मैं आगे बढ़ू। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या होता है? एंजाइम विच परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एग्जांपल लिख लो, डाइजेस्टिव एंजाइम। एग्जांपल लिख लो, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। बच्चों वीडियो को सब लोग लाइक कर दो। अभी केवल 29 लोग लाइक किए हैं, जबकि देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, और 29 लोग केवल लाइक किए हैं। क्या मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, या समझ में नहीं आ रहा है? जब आ रहा है समझ में तब लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? एक क्लिक ही तो करना होता है आप लोगों को। सभी लोग फटाक से लाइक करके आगे बढ़े, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। चलो, तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। एक एंजाइम और है, जानते हो? उस एंजाइम का क्या नाम है? डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। क्या नाम है? देखो उल्टा, देखो पीछे देखो। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। क्या नाम है? डेस्मोलाइजिंग एंजाइम, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। देखो डेस्मोलाइजिंग क्या है? डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं कि एंजाइम विच परफॉर्म रिएक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। जब कोई एंजाइम बिना पानी के, जब कोई एंजाइम बिना वाटर के, बिना पानी के अगर वह एक्शन करता है, या एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। एंजाइम जब बिना पानी के ऐड किए ही रिएक्शन करने लगता है, उसको डेस्मोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। डेस्मोलाइजिंग, हालांकि बहुत कम होते हैं डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम बहुत कम होते हैं। जैसे A+B है, A+B से C बन गया, और यहां एंजाइम है लेकिन यहां वाटर जो है वह नहीं है। तो बिना वाटर के अगर एंजाइम काम कर जाता है उसको डेस्मोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम में कई एंजाइम होते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम जो होता है बच्चों, यह फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम तोड़ देता है फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 3 कार्बन का होता है, और ये 3 कार्बन का होता है, और ये 6 कार्बन का होता है। ये जो एल्डोलेज एंजाइम है 6 कार्बन को 3-3 कार्बन के 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, लेकिन यहां किसी पानी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे एंजाइम को क्या नाम देते हैं? डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम याद रख लो, एल्डोलेज एंजाइम डेस्मोलाइजिंग एंजाइम में आता है। एल्डोलेज बहुत कम होते हैं, बहुत गिने चुने हैं, 2-4 ऐसे हैं। बहुत कम एंजाइम होते हैं जो एल्डोलेज होते हैं। ज्यादातर एंजाइम वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं। तो बच्चों मैंने 4 आपको बताया। एक्सो एंजाइम, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। इंडो एंजाइम, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड द सेल। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम कैटलाइज विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। तो ये 4 हुए। तो 4 हाइड्रोलाइजिंग, डेस्मोलाइजिंग और एक्सो एंजाइम और इंडो एंजाइम। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला आगे बढ़ते हैं। जाइमोजेन एक होता है, जाइमोजेन, जाइमोजेन, जाइमोजेन में यहां बता दें, एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, जाइमोजेन। जाइमोजेन, जाइमोजेन क्या होता है? कहते हैं जाइमोजेन क्या होता है? कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, या इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, जैसे आप पढ़े होंगे पेप्सिनोजेन, नाम सुने होंगे पेप्सिनोजेन। यह इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम ही तो है पेप्सिनोजेन। इसका इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का। किसका इनएक्टिव फॉर्म है? पेप्सिन का। और यहां पर क्या सिक्रीट होता है? HCl। HCl यहां सिक्रीट होता है, और पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोरेनिन, HCl सिक्रीट होता है तो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है।
प्रोरेनिन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन में। तो ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये सब क्या है? जाइमोजन है। ये सब क्या है? जाइमोजन, जाइमोजन, जाइमोजन है, जाइमोजन, जाइमोजन। ठीक है, तो जाइमोजन भी समझ गए, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सर ये जादू क्या होता है, मतलब जादू का मतलब यह एंजाइम काम कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। एंजाइम जो होता है वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। अगर एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट का एक मिनिमम एनर्जी इसकी जरूरत होती है। सबस्ट्रेट को एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहते हैं मिनिमम एनर्जी जो सबस्ट्रेट लेता है, उस मिनिमम एनर्जी को लेने के बाद ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो वही मिनिमम एनर्जी जो सबस्ट्रेट लेता है, और जिस सबस्ट्रेट को मिनिमम एनर्जी को लेने के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसी मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहते हैं सबस्ट्रेट इस एनर्जी की जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की, और वो एक्टिवेशन एनर्जी रिसीव करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब इस एनर्जी जब तक सबस्ट्रेट को नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, और उसी एनर्जी के जुगाड़ करने में तो उसको समय लग जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि भैया अगर एंजाइम नहीं रहता, अगर एंजाइम वहां नहीं रहता तो यह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होने में बहुत समय लग जाता है। एंजाइम आ जाए सॉरी, एंजाइम के आ जाने से सबस्ट्रेट को जब, जैसे हम कहते हैं, मैं अपने भाषा में समझाता हूं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो या घर में उनको 2 बार 3 बार घर वाले बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, नहीं पढ़ते। पिताजी आते हैं ऑफिस से या घर से या ऑफिस से या मार्केट जहां भी गए हैं, अगर आए और बुला कर 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ उसको लगते ही तुरंत वो एक्टिव होकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देगा। तो यह जो 2 थप्पड़ है वह उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जब तक उसको 2 थप्पड़ नहीं मिलेगा तब तक वह काम नहीं करेगा। वैसे ही सबस्ट्रेट जो होता है उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और जब तक वो मिनिमम एनर्जी नहीं पा जाएगा तब तक वह प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अब वह अपने से अगर मिनिमम एनर्जी की जरूरत, इस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन मतलब एक्टिव होने के लिए एनर्जी, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी का जुगाड़ अपने से करता है तो समय लगता है उसको। भाई जब एक्टिवेशन एनर्जी, मान लीजिए इसको 10, मान लीजिए 100 किलो जूल चाहिए, तो 100 किलो जूल जब होगा तब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, इसीलिए समय लगता है। एंजाइम के आ जाने से क्या होता है? एंजाइम, अब कहते हैं सर एंजाइम रिएक्शन को इतना तेज कैसे कर देता है, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। एंजाइम जो होता है बच्चों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ये यहां पर बना हुआ है, ये देखिए एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, या मैं यहां बड़ा सा बनाता हूं, ये देखो, ये एंजाइम का जो ऐसे से बना हुआ है क्या है? एक्टिव साइट। ध्यान से समझो बच्चों, सभी लोग फोटो मत देखो, ये मत देखो, यहां देखो, एक्टिव साइट है ये। हालांकि ये इसे ऊंचा भी होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है, ये ऊंचा भी होगा, इसका ये एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट हो गया। कहते हैं एंजाइम में सर एक्टिव साइट कितने होते हैं? एंजाइम में एक्टिव साइट कितने होते हैं? तो कहते हैं, मैं कहूंगा कि एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या हम नहीं बता सकते, वो हर एंजाइम में अलग अलग होते हैं। तो एक फिर कहोगे सर क्या है, एक एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए एंजाइम है, मेरा हाथ मान लो, सपोज करो कि मेरा हैंड है, एक पाम है, पाम में एंजाइम है, तो एंजाइम इधर एक्टिव साइट होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी एक्टिव साइट 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 हो सकता है, इधर भी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना यार, कहीं भी एक्टिव साइट रह सकता है। लेकिन एक शर्त है कि एक एंजाइम में 1 से ज्यादा एक्टिव साइट, वन एंजाइम में है मोर देन 1 एक्टिव साइट, बट ऑल एक्टिव साइट इज सिमिलर टाइप।
एक एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मतलब 5 है, 10 है, 15 है, जितने भी एक्टिव साइट है सभी एक्टिव साइट कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो वन एंजाइम में है, लिख लो, वन एंजाइम में है मोर देन वन एक्टिव साइट, बट ऑल एक्टिव साइट आर सिमिलर टाइप। लेकिन सभी एक्टिव साइट कैसे हैं, सिमिलर टाइप है। तो एक एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सभी एक्टिव साइट एक ही जैसे होंगे। ओब्वियसली होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होगा पता चला एक एंजाइम में इधर लिपिड का डाइजेशन हो रहा है, इधर प्रोटीन का हो रहा है, इधर अमीनो, इधर न्यूक्लिक एसिड का हो रहा है, तब क्या मतलब है, हर एंजाइम तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है ना। तो ऐसा तो होता नहीं, सभी जगह तो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब एक एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सभी एक्टिव साइट कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। चलिए आते हैं, एक्टिव साइट मान लो यहां पर है, ये एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट होगा, ये एक्टिव, जैसे एंजाइम है, इधर ध्यान दो सभी लोग, और ये सबस्ट्रेट है मान लो, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का जो थोबड़ा होगा, मतलब जो चेहरा होगा, वह एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये सबस्ट्रेट है, यह एंजाइम है, तो इसका एक्टिव साइट है। अब इसके बाद क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे यह एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, दोनों जुड़ गए, ऐसे है, ऐसे जाके ये ऐसे ऐसे जुड़ गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना बच्चों, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से एक्टिव साइट का मतलब होता है एंजाइम का वह पोर्शन जिस पोर्शन से सबस्ट्रेट उससे अटैच होता है, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ये जैसे ये उसी में जाकर फिट हो गया, और ये जब इसमें फिट होगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा यहां पर, और बॉन्ड बनने से बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, किस रूप में, हीट के रूप में। जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड एनर्जी किस रूप में निकलेगी, हीट के रूप में। और जो बॉन्ड एनर्जी हीट के रूप में निकलती है, वह बॉन्ड एनर्जी जो हीट के रूप में निकलती है, वह रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। जैसे 100 किलो जूल चाहिए था और हीट बॉन्ड ही बन गया, बॉन्ड बनने से मान लीजिए 100 किलो जूल मिल गया, या 90 किलो जूल मिला, या 100 किलो जूल मिल गया, तुरंत तो उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी की उसकी जरूरत थी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, वह एक्टिवेशन एनर्जी इस बॉन्ड एनर्जी से मिल गया। किसके रूप में, हीट के रूप में। बॉन्ड बनता है तो हीट निकलता है, वह हीट जो होता है वह रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम, और रिएक्शन का जो रेट होता है वो तेज हो जाता है, तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्या होगा, क्या कहानी होगी। इसके बाद जो एंजाइम है वो अपना अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो गया, और जो प्रोडक्ट है वह अलग हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा तभी प्रोडक्ट, एक सबस्ट्रेट था, एक प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंजाइम जैसे था। इसीलिए कहते हैं एंजाइम जो होता है वह एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। किसी के अंदर सुने हो फलाने के अंदर पेप्सिन एंजाइम की कमी हो गई है, जैसे हार्मोन और एंजाइम में बेसिक डिफरेंस, सिमिलरिटी तो है कि दोनों मेटाबॉलिज्म को करवाते हैं, हार्मोन और एंजाइम, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हार्मोन जो होता है वह रिएक्शन में कंज्यूम होता है,
हार्मोन रिएक्शन में क्या होता है, कंज्यूम होता है, लेकिन हार्मोन कंज्यूम होता है, लेकिन एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा एंजाइम कई लाख रिएक्शन करा लेता है। देखो एंजाइम इसको सबस्ट्रेट को लिया, प्रोडक्ट में चेंज करके एंजाइम जैसे यहां था वैसे वहां बच गया। एंजाइम कभी कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में। क्या समझे बच्चों, क्या समझे आप? एंजाइम कैसे रिएक्शन को तेज कर देता है? तो बोलिएगा सर, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज। जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है वह क्या हो जाती है, घट जाती है। इस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है। ये फोटो में भी देखिए एंजाइम है या सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग। उससे अच्छा मैं ये समझाया, समझ गए कि नहीं? यस नियति मंडल, बिल्कुल सही कह रही हो। लिख लो इसको। हो गया, समझ गई? वेरी गुड। तो ये हुआ एक्टिव साइट और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अरे कृष्णा सिंह, मैं 15 मिनट वही बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि 15 मिनट तब बताऊंगा नहीं, जल्दी से बता के आगे बढ़ जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझेगा फिर अगली क्लास में आप कमेंट करिएगा एक्टिवेशन एनर्जी में बताओ, या नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट किया करिए ना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप लोग। टर्नओवर नंबर क्या होता है? व्हाट इज टर्नओवर नंबर? व्हाट इज टर्नओवर नंबर? किसी भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर क्या होता है? कहते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम पर मिनट। फिर से सुनो, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो भी एंजाइम 1 मिनट में जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। फिर से सुनो, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम पर मिनट। 1 मिनट में कोई भी एंजाइम जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है वही उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है। जैसे 36 मिलियन, या मैं आपको बताऊं जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर होता है 36 इंटू 10⁶ होता है। मतलब एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 1 मिनट में 36 इंटू 10⁶ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कन्वर्टेड इंटू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे तेज काम करने वाला जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसका जो टर्नओवर नंबर होता है वो कितना होता है? 36 इंटू 10⁶ होता है।
क्या इसका मतलब हुआ? मतलब यह एंजाइम जो है वह 1 मिनट में 36 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 1 मिनट में, 1 मिनट में, पर सेकंड नहीं होना चाहिए, गड़बड़ा जाता है यहीं पर कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम, पर आवर नहीं, पर सेकंड भी नहीं, पर मिनट। याद रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है, हमारे भी ब्लड में है। यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज सॉरी यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 1 मिनट में 36 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कहां कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोनिक एसिड में। और आपको पता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ही होता है। समझ गए? ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड फास्टेस्ट टर्नओवर नंबर क्या होता है, लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम पर मिनट। कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं 1 मिनट में, वही उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। वही उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। फास्टेस्ट एंजाइम जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, जिसका टर्नओवर नंबर है 36 इंटू 10⁻⁶। मतलब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो 1 मिनट में 36 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तो अभी आगे आएगा, कहेगा वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की वेलोसिटी। तो एंजाइम की वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि एंजाइम दौड़ रहा है। एंजाइम की वेलोसिटी का मतलब होता है एंजाइम के काम करने की स्पीड। अगर एंजाइम कोई तेज काम करता है तो बोलते हैं इस एंजाइम की वेलोसिटी ज्यादा है। कोई एंजाइम धीरे काम करता है तो बोलते हैं इस एंजाइम की वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है एंजाइम के काम करने का रेट, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन में पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग बताते हो। जैसे एक एंजाइम ए है, एक एंजाइम ए है और एक एंजाइम बी है, ठीक है। इसमें इसमें एक्टिव साइट जो है, देखता हूं कितने लोग बताते हो। इसमें एक्टिव साइट जो है, दूसरा लेता हूं, अभी नहीं बता पाओगे। एक एंजाइम है, उस एंजाइम में एक्टिव साइट जो है वो कितने हैं? 10 है। हमारे एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक। कहते हैं एंजाइम की वेलोसिटी, एंजाइम की वेलोसिटी मतलब रिएक्शन काम करने का रेट। एंजाइम की वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ अगर खींचा जाए तो कैसा ग्राफ आएगा? कैसा ग्राफ आएगा, सोच के बताइए। एक एंजाइम है, एंजाइम में एक्टिव साइट कितना है? 10 है। तो बताइए एंजाइम की वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए ऐसे, ये एंजाइम की वेलोसिटी यहां लिख दे रहा हूं और यहां सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिख दे रहा हूं। तो कैसा ग्राफ आएगा तब? चलिए मैं बताता हूं। एक ये हम खींच दिए, एक खींच दिए और एक खींच दिए। इसको हम लिख दिए, इसको हम लिख दिए x, इसको हम लिख दिए y, इसको लिख दिए z। बताइए कौन सा ग्राफ होगा? एक्स वाई, एक्स वाई ऐसा वाला ग्राफ होगा, ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा? इसमें से कोई ऑप्शन बताओ एक्स वाई जेड में से।
देखो मैं समझाता हूं आपको ना, ऐसे नहीं बताऊंगा कौन सा होगा, आपको समझाता हूं और फिर आप समझिए। चलिए, यह हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबस्ट्रेट लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं प्रोडक्ट। ठीक है, इस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम यहां लिखेंगे, यहां प्रोडक्ट लिखेंगे। और एंजाइम यही है, एंजाइम में कितने एक्टिव साइट है? 10। और मैं यहां पर ग्राफ भी साथ साथ खींचते चलूंगा। यहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहां एंजाइम को इलास्टिक। चलिए, अच्छा ये बताओ कि इसमें अगर सबस्ट्रेट हम एक डालें, एक सबस्ट्रेट डालें तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक बनेगा। बोलो, अगर सबस्ट्रेट हम इसमें एक ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक बनेगा, क्योंकि एक सबस्ट्रेट जाकर एक एक्टिव साइट से अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाए तो प्रोडक्ट निकला ना। इसका मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम वेलोसिटी जो अभी पहले 0 थी, सुनना था 0 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया, थोड़ा बढ़ा ना। इसका मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों एक साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब एंजाइम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट का ग्राफ ऐसे नहीं खींच सकते। इनके बीच में हम ऐसे ग्राफ तो खींच सकते हैं ना यार, ऐसे। इस यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एंजाइम वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा है, एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ गई। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा है, एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ गई। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम 4 कर दिए मान लीजिए, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 4 कर दिए, प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर देखो बढ़ गया। फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 8 कर दिए तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 8 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 8। और बढ़ाते गए बढ़ गया। फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 10 कर दिए तो सबस्ट्रेट 10 कर दिए तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 10। और बढ़ गया। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम 15 कर दिए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 10। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट एंजाइम में कितना है? 10 ही ना यार। एक बार में कितने सबस्ट्रेट उससे अटैच हो सकते हैं? 10 से ज्यादा सबस्ट्रेट थोड़ी अटैच हो सकते हैं। 10 ही सबस्ट्रेट उससे अटैच हो पाएंगे ना। तो आप 10 से ज्यादा तुम कितना भी करो, 10 लाख का ऐड कर दो तो भी एंजाइम की वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव साइट कितना है? 10 है, उससे ज्यादा है ही नहीं। इसका मतलब इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब एंजाइम वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। देखो 20 कर दोगे तो भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वो कांस्टेंट हो गई। तो ये कैसा हुआ ग्राफ? ऐसा हुआ। तो पहले बढ़ता है फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। पहले बढ़ता है फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों। तो पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अभी बताया मैं कैसे बढ़ेगा कैसे कांस्टेंट। लग रहा है आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 10 मिनट और समय है हमारे पास पढ़ाने के लिए। चलो अगले क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। चलो, अब यहां पर क्या है कि जैसे अगला ग्राफ हो गया, ये देखो ग्राफ है ना, ऐसे बढ़ा और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर क्या है कि जैसे ग्राफ है, जैसे यही ग्राफ है, तो जब ये बढ़ा और फिर क्या जाकर कांस्टेंट हो गया।
तो ये एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी, एंजाइम की क्या थी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहां 0 है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये ऊपर की तरफ बढ़ा है और ये बगल में बढ़ा। तो कभी ना कभी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, एंजाइम वेलोसिटी बढ़ती गई, कभी ना कभी कभी ना कभी कभी ना कभी, देखो यहां 0 वेलोसिटी है, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी, कहीं ना कहीं आधा तो हुआ ही होगा ना यार, बोलो। 1/2 कर दे, 1/2 वी मैक्स कर दे, इसको 1/2 वी मैक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कोई ना कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो होगा ही ना, जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अटेन किया होगा, हाफ वी मैक्स, उसी को केएम वैल्यू बोलते हैं। ये वाला तो केएम वैल्यू कितना होता है, हाफ वी मैक्स। केएम वैल्यू क्या है, हाफ वी मैक्स। तो ध्यान से सुनो, लिख लो, डिफिनेशन लिखो, केएम वैल्यू क्या है, बोलिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वह सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अटेन कर लेता है, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज केएम वैल्यू या हाफ या माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट। केएम वैल्यू या माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट। तो फिर से सुनिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अटेन कर लेता है, वही वैल्यू क्या कहलाती है, माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट। वही वैल्यू क्या कहलाती है, माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट, केएम वैल्यू। इसका मतलब अगर कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, तो केएम वैल्यू उसका क्या होगा, कम, मतलब कम ही सबस्ट्रेट देने से वो तेजी से भागेगा। तो कम मतलब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसमें पेट्रोल कम डालने से ज्यादा माइलेज, ज्यादा किलोमीटर चलती है, तो उसका माइलेज अच्छा माना जाएगा ना। तो केएम वैल्यू जिसका कम होगा वह एंजाइम ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिसका केएम वैल्यू जितना ज्यादा होता है वह एंजाइम उतना ही खराब होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप सबको, क्लियर हुआ। तो केएम वैल्यू क्या है, माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट क्या है, कहते हैं दो एंजाइम का जो कंपैरिजन किया जाता है ना, वो केएम वैल्यू पर ही किया जाता है। दो एंजाइम का जो कंपैरिजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, केएम वैल्यू पर किया जाता है। जिस एंजाइम का केएम वैल्यू कम होता है वह एंजाइम ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिसका केएम वैल्यू ज्यादा होता है वह एंजाइम खराब माना जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो आज हम लोग बच्चों यहीं तक रुकेंगे, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर क्वेश्चन कराइए। तो यहीं तक, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलो एक क्वेश्चन बताओ, ये लास्ट क्लास के मेमोरी पर है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाक से आंसर देखते हैं। पहला आंसर किसका आता है, जल्दी से। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन स्पाइरल ऑफ बी डीएनए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखता हूं पहला आंसर किसका आता है। फर्स्ट आंसर, पहला आंसर आया मधु का, वेरी गुड। मधु का पहला आंसर, फिर अन्वेषा का आया, कृष्णा का आया, वेरी गुड, बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ ए डीएनए स्ट्रैंड कंटेन 2000 बेस पेयर, हाउ मेनी स्पाइरल वुड अकर्स ईच स्ट्रैंड। जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाक से आंसर करना चाहिए। 2000 बेस पेयर है, कितने एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं ना यार, तो 2000 बेस पेयर हैं, तो 10 से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ हेलिक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200। 200 किसका आंसर है, ये आंसर किसका आया, हर्षित का आया, कृष्णा का आया, फिर ज्योति का आया, हर्षित का आया, ज्योति का फिर आया, मधु का फिर आया। जल्दी जल्दी करना होता है ना। अगला, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 20,000 बेस पेयर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी रिसेट्स।
प्रेजेंट लिखा है, रिसेंट लिखा है, प्रेजेंट। 20,000 बेस पेयर है, 20,000 बेस पेयर। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट? 20,000 बेस पेयर है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? अरे यार 20,000 बेस पेयर हैं तो 40,000 बेस पेयर, 40,000 बेस होंगे और जितने बेस उतने न्यूक्लियोटाइड। कितना, कौन सा आंसर? 3 का बी। किसका आया पहला? मधु का आया क्या? वेरी गुड। नहीं, मधु का गलत हो गया, बी होगा भाई, ज्योति का आया है, पलक यादव का भी आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल है 10 स्पाइरल, द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी। एक स्पाइरल की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो 10 स्पाइरल की लंबाई कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर का सी, वेरी गुड, मधु का है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ डीएनए कंटेनिंग 20,000 बेस पेयर? 20,000 बेस पेयर है, कितना लेंथ, डीएनए का लेंथ कितना होगा 20,000 बेस पेयर का? अरे 20,000 बेस पेयर है ना, तो लेंथ कितना होगा? 5 का ए, कितना, किसका है पता? ज्योति प्रकाश, वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लिए होंगे। इसका आंसर ए होगा 38 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, which of the following statement is most incorrect? DNA is always double helical, sometimes DNA is single helical, DNA is always single helical, DNA is mostly single helix। कौन सा मोस्ट, मतलब गलत तो कई है लेकिन सबसे ज्यादा गलत कौन सा है, जो महागलत जिसको बोला जा सकता है? फटाक से करना है भाई, इतना टाइम थोड़ी देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर आया कृष्णा का, वेरी गुड कृष्णा। ये महागलत है, सिंगल गलत है पूरी तरह से। नेक्स्ट, प्यूरिन ऑफ आरएनए, प्यूरिन ऑफ आरएनए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, फटाक से यहां टाइप कर देना है, तुरंत तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, बी किसका है भाई? पलक यादव, वेरी गुड पलक। ज्योति का, ज्योति तुम जल्दी में गलती कर दी, अच्छा डिलीट भी कर दी। बी होगा ना, एडेनिन एंड गुआनिन होता है, यूरेसिल कहां से आ जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यूरेसिल फाउंड, जल्दी से फटाक से, बहुत जल्दी आंसर देना होता है भाई, इतना टाइम नहीं लगता। आरएनए, बिल्कुल बी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, क्या आरएनए में होता है जो डीएनए में नहीं होता? जल्दी से, सी यूरेसिल ना। क्वेश्चन नंबर 9 का भी किसी का आंसर नहीं है भाई। हाँ, पलक यादव का, बहुत अच्छे पलक। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में कितने तरह के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं? ए आंसर होगा एचएन आरएनए, एससी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, 4-5 तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए फाउंड? ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, माइक्रोसोमल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है, बहुत लेट है, अभी 10 ही का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फटाक से आंसर देना भाई। भैया ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल, डी, सॉल्युबल आरएनए।
अगला, विच आर द फॉलोइंग हैज ए क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर किसका होता है? फटाक से किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 13। दो क्वेश्चन और करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोवर लीफ मॉडल ट्रांसफर आरएनए का होता है ना, ए। अगला, फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज, फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज, सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसोम। ए आंसर, सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, एंजाइम टर्म किसने दिया था? ये तो आज पढ़े ही हम लोग। तो बच्चों आज हम लोग कुहने दिए थे, कुहने साहब ने दिया था, तो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। आज आप लोगों से विदा लेना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, एंजाइम को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास 2 क्लास और लगेगी, एंजाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का। और कल आप लोगों की जरूरी सूचना है कि कल कोई क्लास नहीं होगी, और फिर संडे को आप लोगों का टेस्ट है। सभी बच्चों को टेस्ट देना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, सभी को टेस्ट देना है। और फिर मंडे को कमिंग जो मंडे है उसमें भी रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, तो आपका लगातार 3 दिन का लगभग छुट्टी हो जा रहा है। फिर अभी क्लास जो होगी वो ट्यूसडे को होगी, मंगलवार को मेरी क्लास होगी शाम को, या जब भी होगी आपको ऐप पर दिख जाएगा। एंजाइम ही मैं कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग ये रक्षाबंधन में कहीं जाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, रिलेटिव के यहाँ नहीं जाना है, अपने घर में ही रहना है। अगले साल अगर हम लोग बचे रहेंगे तो अगले साल रक्षाबंधन अच्छे से मनाएंगे। इसलिए कोई भी उत्साह में या जोश में आकर कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अपना भी ख्याल रखो। वो आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, बायोलॉजी के हो, तो बाकी लोगों का भी याद रखो ना, बाकी लोगों का भी ख्याल रखो। घर में बाकी लोग भी है, बुजुर्ग है, बच्चे होंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर आप बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट में ले सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। और आप स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और जहां भी हो। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।